बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास ए ऑफ बी अ सम ऑफ ₹6,000 ऑन 1st January 2005. He accepts a bill for the amount for 3 months drawn on him by B. ठीक है, हमें बताया गया है क्वेश्चन में कि ए ने बी से उधार लिया 6,000 रुपीज़। ठीक है, तो बी ने ए के नाम एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा जिस पे मेंशन था कि ए ने बी को 6,000 रुपीज़ पे करने हैं आफ्टर 3 मंथ्स। ए ने उस बिल को एक्सेप्ट किया और बी को रिटर्न कर दिया। ठीक है, आगे बी गेट्स इट डिस्काउंट विद हिज बैंकर फॉर 5,800। बी ने 3 मंथ्स का वेट नहीं किया कि 3 मंथ्स का टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तो मैं ए से 6,000 रुपीज़ रिसीव करूँगा, बल्कि उसने ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक के साथ डिस्काउंट करवा दिया। तो बैंक के साथ जब इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट किया तो बैंक ने पेमेंट की 5,800। हालांकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो उस पर प्राइस मेंशन थी वो थी 6,000, तो 200 जो इनका डिफरेंस है वो है डिस्काउंट की अमाउंट जो बैंक ने अपने पास रखी। ठीक है, ऑब्वियसली कि बैंक अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एक अमाउंट जो 3 मंथ्स बाद मिलने वाली है वो बैंक अभी दे रहा है, तो इसके बदले जो बैंक अमाउंट देगा उसके बदले बैंक अपने पास कोई अमाउंट रखेगा भी। ठीक है, तो उसको कहते हैं डिस्काउंट। ठीक है, ऑन द ड्यू डेट द बिल इज़ डिसऑनर्ड। जब 3 मंथ्स का टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ। ठीक है, इस एंट्री को हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। द बैंक पेज ₹50 एज नोटिंग चार्जेस। देखें, जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ तो बैंक गया कोर्ट के पास। ठीक है, कि मैंने पैसे लेने हैं बी से, कि ये मेरे पास आया था, इसने ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज मुझसे डिस्काउंट करवाया। तो जो वकील उसका केस आगे दायर करेगा, ये जो केस को देखेगा वो आगे उससे कुछ चार्जेस लेगा, तो उसे कहते हैं नोटिंग चार्जेस। ठीक है, जो बैंक ने पे किए 50 रुपीज़, और बेसिकली ये 50 रुपीज़ भी उस पार्टी ने पे करने हैं जिसकी वजह से ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ। तो बैंक आएगा बी के पास कि आपने ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज मुझ पर डिस्काउंट किया था, और बी जाएगा ए के पास कि तुम्हारी वजह से ये डिसऑनर हुआ। तो बेसिकली ये 50 रुपीज़ का बर्डन ए पे जाएगा। तो क्वेश्चन में देखेंगे कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। देन ए पेज ₹1,600 इन कैश एंड एक्सेप्ट्स अनदर बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय बी। द बैलेंस टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ ₹50। अब देखें, अमाउंट पे करनी थी 6,000 ए ने, लेकिन ए ने पे किया 1,600 और बी से रिक्वेस्ट की कि आप मेरे नाम एक नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखें जिसका मैं आपको पे करूँगा 50 रुपीज़ इंटरेस्ट। मीन्स के जो रिमेनिंग अमाउंट है वो भी मैं आपको पे करूँगा, साथ ही नोटिंग चार्जेस की अमाउंट भी पे करूँगा और इंटरेस्ट की अमाउंट भी पे करूँगा। ठीक है, बी एग्री हो गया। दिस बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ फॉर 2 मंथ्स एंड ऑन द ड्यू डेट द बिल इज़ हॉनर्ड। और जो दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा गया ये ड्यू डेट पे हॉनर्ड हो गया, मतलब ए ने पेमेंट कर दी। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी की बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है। ये है हमारे पास बी की बुक्स ऑफ अकाउंट, और क्रेडिट साइड पे मैंने यहाँ पे बनाई है ए की बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर? जर्नल का फॉर्मेट सेम ही होगा हमारे पास। डेट, डिटेल्स, लेजर, फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ये बी की बुक्स का, और ए की बुक डेट, डिटेल्स, लेजर, फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, आप इनको सेपरेट भी बना सकते हैं और एक पेज पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह सेल की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे गुड्स सेल परचेज नहीं हो रही। सिंपली ए बी से लोन ले रहा है, बी उसके नाम बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख रहा है और ए उसको एक्सेप्ट करके बी को वापस दे रहा है, तो बी को एक्सेप्टेंस मिल रही है। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस की सूरत में हम एंट्री करते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू ड्राई अकाउंट। देखें, ड्राई कौन है हमारा,
जिसके नाम बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा गया था जो है ए, तो हमने ए को यहाँ पे क्रेडिट कर देना है, 6000 डेबिट एंड 6000 क्रेडिट। और यहाँ पर ए की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगी, ड्रॉर अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ठीक है, जब भी एक्सेप्टेंस ड्राई देगा तो हमारे पास यही एंट्री होती है, ड्रॉर अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ड्रॉर कौन है, जिसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा बी, तो बी को हमने यहाँ पर डेबिट किया और बिल्स पेएबल को क्रेडिट किया, 6000 से डेबिट और 6000 से क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पर बी की बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी नरेशन लिखनी है बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, और ए की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। फर्स्ट एंट्री क्लियर। अब इसके बाद हमें बताया गया है कि इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जो बी के पास है, जिसकी एक्सेप्टेंस ए से मिली, इसने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, तो डिस्काउंट की सूरत में ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज चला जाएगा बैंक के पास। ठीक है, और बैंक पेमेंट कर रहा है 5800। तो डिस्काउंटिंग की सूरत में हमेशा हमारे पास एंट्री होती है बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बैंक अकाउंट को डेबिट इसलिए किया क्योंकि बैंक बी के बैंक अकाउंट में पेमेंट करेगा, इन कैश पेमेंट कभी भी नहीं करता। तो बैंक बी का एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट। डिस्काउंट बी का एक्सपेंस है क्योंकि उसने 6000 रिसीव करना था, लेकिन वो रिसीव कर रहा है 5800, तो जो 200 है ये उसका एक्सपेंस है। ठीक है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट। और बिल्स रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इसके पास था, इसके पास रिसीव के राइट थे, तो इसने यहाँ पे डेबिट किया। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज इसने बैंक को दे दिया, तो रिसीव का राइट इसके पास नहीं रहा, बिल रिसीवेबल हमारा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि रिसीवेबल हमारे एसेट्स होते हैं और यहाँ पर हमारे एसेट्स डिक्रीज हुए, सो हमने इनको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ए की बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्काउंटिंग की कोई भी एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में यहाँ पर बताया गया है कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गए। ये देखिए, ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड। तो डिसऑनर की सूरत में क्या होगा कि ये बिल जो बी ने बैंक से डिस्काउंट करवाया था, ड्यू डेट पे बैंक गया ए के पास कि आपने मुझे 6000 की पेमेंट करनी है, ए ने पेमेंट नहीं की तो बिल डिसऑनर हुआ। तो बैंक आया बी के पास कि आपने ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज मुझसे डिस्काउंट करवाया था, अब आपने ही मुझे इसकी पेमेंट करनी है। ठीक है, तो बी क्या करेगा, किससे लेगा, ए से लेगा। बेसिकली बी ने ए से लेने हैं और बैंक को पे करने हैं। तो डिसऑनर की सूरत में हमारे पास जो एंट्री होती है वो हमेशा यही होती है कि जिससे लेने हैं उसको हमने डेबिट कर देना है, जिसको देने हैं उसको हमने क्रेडिट कर देना है। देखो, ए से लेने हैं, ए हमारा डेटर है, डेटर हमारे एसेट होते हैं और एसेट इंक्रीज हुए तो डेबिट। और किसको पे करने हैं, बैंक को पे करने, क्योंकि बी ने इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंट करवाया था, तो बी ही अब बैंक को पे करेगा डिसऑनर की सूरत में। सो बैंक लाइबिलिटी है, इंक्रीज हुई तो क्रेडिट 6000। ठीक है, तो यहाँ पर डिसऑनर की सूरत में ये वाला कॉन्सेप्ट माइंड में रखें कि जिससे लेने हैं उसको डेबिट, जिसको देने हैं उसको क्रेडिट। अब ए की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगी, देखिए डिसऑनर की सूरत में यहाँ पे भी एंट्री होगी कि जिससे लेने हैं उसको डेबिट, जिसको देने हैं उसको क्रेडिट। तो ए ने तो आगे किसी को भी नहीं देने क्योंकि यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ। तो डिसऑनर की सूरत में देखें, बिल्स पेएबल यहाँ पे इसकी लाइबिलिटी थी कि इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट इसने पेमेंट करनी थी। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही ख़त्म हो गया, तो बिल्स पेएबल को हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सूरत में इसकी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ख़त्म हुआ, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट। और किसको पे करने हैं, बी को पे करने हैं, तो बी इसकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट 6000 से। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हमें आगे बताया गया है कि डिसऑनरिंग की सूरत में बैंक ने क्या किया, नोटिंग चार्जेस पे किए 50 रुपीज़। तो ये बर्डन भी बेसिकली जाएगा ए पे क्योंकि ये 50 रुपीज़ बैंक लेगा बी से और बी आगे लेगा ए से। तो यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट भी हमने इसी तरह करना है कि किससे लेने हैं, ए से। ठीक है, बेसिकली बी ने किससे लेने हैं, ए से। ठीक है, ए को हमने डेबिट किया 50 रुपीज़ से और किसको पे करने हैं, बैंक को पे करने हैं 50 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने बैंक को क्रेडिट किया। ठीक है,
ए की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगी, नोटिंग चार्जेस अकाउंट टू बी अकाउंट। नोटिंग चार्जेस इसका एक्सपेंस है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, और बी को पे करने हैं, बी इसकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट 50 रुपीज़ से, ठीक है। और आगे हमें बताया गया है कि यहाँ पे देन ए पेज ₹1600 इन कैश and accept another bill drawn on him by B for the balance together with interest of ₹50 कि उसने 1600 रुपीज़ पे किए, ठीक है। सो ए ने कैश रिसीव की, कैश ए का एसेट है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट 1600, किससे रिसीव की, ए से। देखें ए इसका, देखें यहाँ पे हमने इसको डेबिट किया था कि ए इसका डेटर है, डेटर्स जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं और जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। तो यहाँ पर देखें डेटर्स ऐसे डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट हो गए। ए की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगी, बी अकाउंट टू कैश अकाउंट। बी इसका यहाँ पे देखें लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इसकी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट, और कैश की सूरत में इसका एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट 1600, ठीक है। अब हमें फर्दर बताया गया है कि एक नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट भी पे करेगा ए। तो ए इंटरेस्ट पे करेगा तो यहाँ पे देखें ए अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बी की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी। ए को डेबिट क्यों किया, क्योंकि बी ने ए से ये 50 रुपीज़ का इंटरेस्ट रिसीव करना है, अभी किया नहीं है। तो ए इसका डेटर है, डेटर्स एसेट, इंक्रीज हुए तो डेबिट, इंटरेस्ट इसकी इनकम है, ठीक है। इनकम या रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होगी हमेशा क्रेडिट होती है, 50 रुपीज़ से हमने क्रेडिट कर देना है। यहाँ पे ए की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट अकाउंट टू बी अकाउंट। इंटरेस्ट बी का ए का एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट, और बी को पे करना है, बी इसकी लाइबिलिटी है, इंक्रीज हुई तो क्रेडिट 50 रुपीज़ से। अब यहाँ पर न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया ए ने और बी को पे किया। देखिए रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जब भी एंट्री होगी है, देखिए रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्री हो रही है तो हमारे पास हमेशा 3 एंट्रीज होंगी, एक डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दूसरा इंटरेस्ट की एंट्री, और तीसरा बिल रिसीवेबल। तो डिसऑनर की एंट्री तो हमने यहाँ पे कर दी, ठीक है, इंटरेस्ट की एंट्री भी हमने यहाँ पे कर दी। तो थर्ड एंट्री हमारी हमेशा होती है बिल्स रिसीवेबल की, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू ए अकाउंट। इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था न्यू बिल एक्सेप्ट करते वक्त। 4500 डेबिट एंड 4500 क्रेडिट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमने 4500 यहाँ पे क्यों लिखा, ये देखें। सबसे पहले इसने पे करने थे बी को, ठीक है, ए ने बी को पे करने थे 6000। बिल डिसऑनर हुआ तो बैंक ने पे किया नोटिंग चार्जेस 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ बैंक लेगा बी से, ठीक है, और बी आगे लेगा ए से। ए ने पहले से पे करने थे 6000, तो अब ए फर्दर पे करेगा 50 रुपीज़, तो टोटल हुए 6050। इसमें से ए ने 1600 पे कर दिए, ठीक है, तो 1600 इसमें से हमने माइनस कर देने हैं, रिमेनिंग बचे 4450। और अब इसमें इंटरेस्ट भी 50 रुपीज़ का ऐड होगा कि ए ने 50 रुपीज़ का इंटरेस्ट भी पे करना है, तो इसमें हमने 50 रुपीज़ ऐड करने हैं। तो ए ने टोटल पे करना है 4500, सो 4500 डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। ए की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी बी अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट, जैसे हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। बी यहाँ पे इसने बी को पे करने थे, ठीक है, लेकिन बी की जगह उसने बिल्स पेबल एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया, तो बिल्स पेबल की सूरत में इसकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो डेबिट, और बी की सूरत में इसकी लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो इसको हमने डेबिट किया, 4500 से डेबिट और 4500 से क्रेडिट। और एट द एंड हमें बताया गया है कि ए ने बी को पेमेंट कर दी। पेमेंट जब करेगा तो एंट्री होगी हमारे पास कैश अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल को डेबिट यहाँ पे किया था क्योंकि रिसीव करने थे, अब यहाँ पे रिसीव किए, एसेट्स डिक्रीज हुए तो क्रेडिट, और कैश की सूरत में यहाँ पे एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट 4500।
और ए की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। बिल्स पेएबल इसकी लाइबिलिटी थी, पे करनी थी तो हमने क्रेडिट की। यहाँ पे उसने लाइबिलिटी पे की, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट, और कैश की सूरत में उसका एसेट डिक्रीज हुआ क्योंकि उसने पे किया 4500, तो हमने यहाँ पे इसको क्रेडिट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं।